नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरुजेश वशिष्ठ। 12 दिन का युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम हो गया था और ये लग रहा था कि अब ट्रंप ने शांति करा दी है नोबेल प्राइज़ के चक्कर में और अब सब ठीक हो गया है। लेकिन अब सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं कि अचानक ईरान की तरफ से कोई मिसाइल चल जाए या इजराइल की तरफ से कोई हवाई हमला हो जाए। अमेरिका हो सकता है किसी दिन फिर से स्ट्राइक करने निकल पड़े। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ दिन के अंदर ही ऐसे हालात बन गए हैं जो सारे के सारे अनुमानों को निरस्त और रद्द कर रहे हैं। याद कीजिए, जब युद्ध विराम हुआ था तो मैंने ये कहा था युद्ध विराम से पहले कि ट्रंप की कोशिश होगी कि भाई हमने ठिकाने इनके नष्ट कर दिए, परमाणु पूरा का पूरा इनका कार्यक्रम रद्द कर दिया और उसके बाद समाचार समाप्त। अब ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं रही, अब उसको कई साल लगेगा चीज़ों को वापस लाने में, इसलिए अब युद्ध ख़त्म और अब हम ईरान से प्रतिबंध भी हटाना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और ये एक तरह से ईरान को एक स्केप देने या राहत देने वाली बात हो जाएगी और इजराइल की नाक भी बच जाएगी और कुटा पिटा इजराइल थोड़ा सा सर उठा के जी सकेगा, क्योंकि इजराइल के साथ इस युद्ध में कुछ ज़्यादा ही हो गया उनके साथ। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप ने इजराइल को रेस्क्यू कराने के लिए किया था और अब जो सीन बन रहा है वो सीन बहुत ख़तरनाक है। फिर से बहुत सारी अलग अलग लॉबी इस काम में जुट गई हैं कि ईरान के खिलाफ माहौल बनाया जाए। मैंने आपको बताया था कि खुद खमनेई इसमें ताकत लगा रहे हैं कि उनके जो ईरान के लोग हैं वो उनकी शक्ति को समझें और वो अपनी इंटरनल ऑडियंस को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कुछ नहीं लुटा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि ईरान के परमाणु हथियारों की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी सचमुच में हालत क्या है। क्या उनके पास परमाणु हथियार हैं, नहीं हैं, यूरेनियम है तो कितना शुद्ध है, ये तमाम सारी चीज़ें उसी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों में देखना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हम देखें तो ईरान का जो तस्वीर दिखाई देती है उसमें ऐसा लगता है कि शायद ईरान के पास पहले से हथियार हैं, हथियार की क्षमता है, हथियार को जहाँ चाहे वहाँ पहुँचाने की क्षमता है। कैसे, इस पे हम आएंगे। और इन सब चीज़ों पे जाने से पहले हम एक नई और ताज़ा जानकारी पे आते हैं और वो जानकारी है कि IAEA जो है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था, उसके चीफ हैं और उनका नाम है ग्रेसी साहब, राफेल ग्रेसी। उन्होंने ये कहा है कि परमाणु सुविधाएं जो थी इजराइल की, जो ठिकाने थे परमाणु या जहाँ पर वो अपने शुद्धिकरण कर रहे थे, प्यूरिफिकेशन कर रहे थे, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको अगर चीनी बनानी है तो खाली गन्ने से नहीं होगा, गन्ने के जूस से भी नहीं होगा, गुड़ से भी नहीं होगा, उसको बहुत रिफाइन करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो 90% से ज़्यादा प्योर यूरेनियम चाहिए, तब बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। तो उनका कहना ये है कि ईरान के पास में अभी बहुत सारे संसाधन हैं और वो 90% यूरेनियम कभी भी बना लेगा 1 महीने के अंदर। अब ये वो आदमी कह रहा है, लेकिन कुछ और चीज़ें कहती हैं कि ये अभी जानबूझ के 90% की बात कर रहे हैं और 60% की बात कर रहे हैं। ईरान की सिचुएशन कुछ और है, उस पर हम आएंगे। हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान को लेकर जो पहले के अनुमान थे वो कुछ और कह रहे हैं और वो बहुत ऐसे अनुमान हैं जो किसी भी दिन किसी के लिए भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। खैर, इनका कहना यह है कि 9 से ज़्यादा परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम 1 महीने के अंदर तैयार कर सकता है इजराइल। ये राफेल ग्रेसी का कहना है। कौन है ये? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आदमी हैं। अब ये जो है, इस एजेंसी का आप समझ लीजिए मतलब जैसे आपके दफ्तर में ऑडिटर आता है, वो आपके यहाँ पे ऑडिट करके सारी चीज़ें देखता है, रिपोर्ट देता है। यार ISO 1002 वाली टीम आती है ना, या हॉस्पिटल में आती है NABH की टीम, तो वो पहले पूरा इंस्पेक्शन करके मुआयना करते हैं और कहते हैं कि हाँ भैया ये इस लायक है कि इसको हम ये सर्टिफिकेट दे सकें। ऐसे ये लोग जो है ना, जाके वहाँ पर ऑडिट करते हैं, नज़र रखते हैं कि ये परमाणु में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर ये रिपोर्ट देते हैं।
लेकिन अगर आप ऑडिटर को घुसने नहीं दोगे दफ्तर में, कहोगे हमको ऑडिटर को नहीं घुसने देना है, तो क्या ऑडिटर बता पाएगा कि कुछ अच्छा है या बुरा है? तो अब ईरान ने क्या किया, इसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कह दिया बाहर। तो ये भाई साहब जो हैं, जहाँ के ये दावा करने वाले आदमी हैं, ये अब कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये पहले की कहानी बता रहे हैं, आज की कहानी इनकी कुछ और है, क्योंकि आज ये घुस ही नहीं सकते, तो इनके पास कोई नई जानकारी नहीं है। अब आते हैं ईरान के ऊपर। खमैनी कह रहे हैं कि हम अब अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, और खमैनी के अलावा उनके ईरान के जो बाकी लोग भी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हम तो परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे, और अब हमको लगने लगा है कि परमाणु बम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का हमारे ऊपर हमला हुआ उसके बाद तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन में अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो मैं आपको लेके चलना चाहता हूं कि ईरान की जो काबिलियत है परमाणु बम बनाने की, उसके ऊपर 2011 की एक रिपोर्ट आती है, अमाद प्रोजेक्ट 2023। इस रिपोर्ट में एक बात बताई जाती है, 2003 में रिपोर्ट आती है, 2011 में रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट आने से भी 8 साल पहले, यानी 2003 में ईरान ने परमाणु बम बनाने का पूरा डिजाइन नक्शे वक्शे तैयार कर लिए थे 2003 में। आज से 22 साल पहले 2011 में ये रिपोर्ट आई थी कि 2003 में तैयार कर चुका है। अब ये जो तैयार होता है, इसको सरल भाषा से समझने के लिए समझ लेते हैं कि ये तैयार क्या किया गया था। तो ये किया गया था इम्प्लोजन जियोमेट्री। अब ये क्या होता है, जब आप किसी परमाणु बम को किसी एक खोल के अंदर लगाते हो तो उसके अंदर उसको किस जगह पे लगाना है, वहाँ से कितना परमाणु विकृत होगा, कितना कहाँ से फूटेगा वो पूरा का पूरा, कब, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। और ये जो प्रणाली होती है इसको कहा जाता है, और इसको यहाँ पे यूरेनियम प्लूटोनियम को एकदम सुपर क्रिटिकल कंडीशन में लगाया जाता है। बहुत टेक्निकल है, एक बस इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा ठिकाना है, एक ऐसी चीज़ है, मतलब सुतली बम है जैसे मान लीजिए। तो सुतली बम के अंदर क्या होता है, एक डिब्बी होती है गत्ते की, उसके अंदर मसाला होता है, एक पलीता होता है, उसके ऊपर सुतली लपेटी जाती है। तो एक उसका भी गणित है कि इतनी बारूद के ऊपर इतने ही सुतली लपेटनी है, इससे ज़्यादा लपेटेंगे तो आवाज़ नहीं होगी, होता है ना। तो ये उसका भी एक पूरा सिस्टम इनका तैयार है। इसके बाद न्यूट्रॉन इंसिनेटर्स होते हैं, वो भी लगाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि परमाणु जब बम बनाते हैं तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो यूरेनियम के चलते रहते हैं। इसके न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कम होती है, उसके बीच में गैप जो है वो काफ़ी होता है, तो आसानी से आप इसको हिट कर सकते हैं। हिट करने के लिए आप न्यूट्रॉन जो होते हैं उससे आप मारते हैं उसके न्यूक्लियस को। तो जब न्यूक्लियस में एक कम हुआ जैसे ही प्रोटॉन, तो ये आपस में टकराते हैं और बहुत एनर्जी पैदा करके भागते हैं। ये प्रिंसिपल है। तो उसके लिए जो परमाणु विखंडन करने के लिए जो गन होती है, न्यूट्रॉन इनिशिएटर्स, वो भी ईरान के पास तब से है। और मिसाइल वारहेड फिटमेंट, यानी ये सब जिस लोहे के कवच में लगाया जाता है और उसके आगे फिट किया जाता है मिसाइल के, वो भी तैयार है। कब से? 2003 से। 2011 में रिपोर्ट आ चुकी है, यानी 22 साल पहले लग चुका था। और करीब जो है वो 16 साल पहले या कहीं 14 साल पहले रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इनके पास पूरा सिस्टम तैयार पड़ा हुआ है। यानी एक चीज़ आपको ये कहती है कि परमाणु बम बनाने का सिस्टम इनके पास पहले से। दूसरी चीज़, यूरेनियम पे आते हैं। बम बनाने के लिए आपको चाहिए यूरेनियम। ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी शांति हो गई है, तो शांति क्यों नहीं हो सकती है और किस तरह से ये मामला बढ़ने वाला है, तो ईरान की पावर समझ लीजिए कि ईरान कहाँ तक पहुँच चुका है और ये उसको कहाँ तक समझ रहे हैं। 2023 में इसी संस्था की, जिसका प्रमुख कह रहा है 60% उसने कर लिया जी, एक महीने में 90% कर सकता है, इसी संस्था की रिपोर्ट आई थी। वो कह रही थी कि 83.7% यूरेनियम ईरान शुद्ध कर चुका है 2023 में। और 2023 में इसने पुष्टि की थी कि ईरान में फोर्डो इनरोचमेंट साइट, जहाँ पे अभी ये जो बम गिराए गए, फोर्डो जो आपका चट्टानों के नीचे अंडरग्राउंड जो बना हुआ था, वहाँ पर 83.7% शुद्धता वाला यूरेनियम तैयार किया गया था। 90 तक का यूरेनियम, जैसे ही आपका 90 शुद्ध हुआ, आप परमाणु बम उसे चला सकते हो, ये मान्यता है। लेकिन कम शुद्धता वाले से भी
इतनी थोड़ा बहुत अंतर वाली से लोग बम बना लेते हैं। खैर, ईरान तकनीकी रूप से केवल कुछ महीनों की दूरी पर है कौन सा, वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार करने से। ये 2023 की रिपोर्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, वो संस्था जिस संस्था का ये चीफ अभी कह रहा है कि 60% हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे सोर्स ने 25 से 28 जून को ये रिपोर्ट दी अभी हाल में, और उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, और उसके पास में अमेरिका की सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट लगी हुई थी। ट्रंप ने वादा किया था कि हमने पूरा परमाणु ठिकाना विकाना सब बर्बाद कर दिया है, अब 1-1.5 साल तो कुछ नहीं कर सकता ईरान, यही बोला था ना युद्ध से पहले। मैंने आपको बताया था कि सब नाटक करेगा, उसको पहले ही उन्होंने हटाने के लिए, अब वो पुष्टि हो गई है। अमेरिका की एजेंसी कह रही है कि ट्रंप के दावों के विपरीत ईरान की परमाणु क्षमता, इन दावों के विपरीत कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, वास्तविकता ये है कि ईरान के मुख्य संयंत्र विशेषकर फोर्डो, नतांस अब भी बच गए हैं, सिर्फ महीनों की दूरी पर हैं हथियार ग्रेड यूरेनियम से। अब ये 2025 में भी कह रहे हैं कुछ ही महीने में हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार हो जाएगा। आईएईए कह रही है कि कुछ ही महीनों में हो जाएगा, और 2023 में यही आईएईए कह रही थी कि कुछ ही महीनों में हो जाएगा, 83% हो चुका है। तो क्या ईरान जो है वो 2023 से पूरा का पूरा खाना बनाने के बाद नमक डाले बगैर बैठा हुआ है क्या? क्या वो बैठ के आराम से इंतजार कर रहा है, ठीक है अब मैंने इतना बना लिया काफ़ी, अब मैं आराम करता हूँ, कल सुबह फिर उठेंगे तो हाथ मुंह होकर काम पे लगेंगे? ऐसा तो नहीं है ना भाई। अगर 23 में उसके पास कैपेबिलिटी थी, खुद वही लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, हथियार बनाने की कैपेबिलिटी पहले से है, कवच बनाने की कैपेबिलिटी पहले से है, यानी बम तैयार है, और बारूद की भी कैपेबिलिटी 2023 में इसकी आ गई थी। 23 में अगर क्षमता आ गई थी तो ये 26 की बात क्यों हो रही है? और 25 में भी यही कह रही है रिपोर्ट, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट, कि भाई साहब क्षमता आ गई है। तो ये वो कंडीशन है जो आपको ये बता रही है कि बॉस ये शांति रहने वाली नहीं है। क्यों? ईरान के पास अगर प्रसंस्करण होने के बाद में यूरेनियम है, वॉरहेड बनाने की क्षमता है, मिसाइल में यूरेनियम लाद के वो दूसरे देशों पे गिराने की क्षमता है, तो क्या ये ईरान को इस तरह से छोड़ देंगे? क्या ट्रंप ने इतना बड़ा सीज फायर का फैसला लिया तो उसके पास जानकारियां नहीं रही होंगी? क्या जानकारियां होने के बावजूद उसने ईरान को खुला छोड़ा है? ये सारे सवाल हमको परेशान करते हैं और हमको सोचने को मजबूर करते हैं। सोचने को मजबूर इसलिए करते हैं क्योंकि कल के दिन कहीं हो ना हो, किसी भी स्थिति में ये जाके दोबारा से एक बहाना ढूंढ सकते हैं ईरान को बर्बाद करने का। अगर हम ठीक से याद करें तो इराक के साथ भी यही हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था। तो अभी क्या हो रहा है कि जब ये सारी बातें हो गई कि उसका परमाणु नष्ट कर दिया, अब नहीं कर पाएगा, तो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो बार बार चीजें निकाल के करिए नहीं नष्ट नहीं हुआ है, ईरान को लक्ष्य पे रखो, टारगेट पे रखो। कौन चाहता है कि ईरान को छोड़ा ना जाए? अब उसमें नाम हो सकता है एटॉमिक एजेंसी का भी हो सकता है, उसके चीफ जो बयान दे रहे हैं हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में दे रहे हों, या वो चाह रहे हों कि ईरान की टेंशन बनी रहे। हो सकता है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, CNN की रिपोर्ट आई है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई है, उन लोगों ने जो खुफिया रिपोर्ट उनको मिली है, वो खुफिया रिपोर्ट भी उनको किसी ऐसे व्यक्ति ने लीक की हो जो नहीं चाहता हो कि ईरान के मामले में शांति हो जाए। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो क्या चाहते हैं? देखिए, खमानेई का तो समझ में आता है कि भाई अब आ गया मुहर्रम, मुहर्रम के बीच में अपने लोगों को ये कह के रखना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। तो वो कह रहे हैं हमारा बच गया है, हम परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास तो अभी भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ताकतें हैं, क्या ये चैन से अमेरिका को रहने देंगी? और अगर अमेरिका के पास ये जानकारी पहले से थी, खुफिया रिपोर्ट थी, ट्रंप के पास भी जानकारी थी, तो फिर इस युद्ध को क्यों बीच में रुकवाया गया? अगर इस युद्ध को बीच में रुकवाया गया तो इसमें एक चीज साफ दिखाई देती है कि हो ना हो इजराइल को खतरे से उबारने के लिए, इजराइल पूरी तरह घिर गया था, उसका जो ढाल था वो गिर गया था, जो कवच शरीर पे पहनता है वो हट गया था, और सामने वाला योद्धा जो है वो तलवार लेके खड़ा हुआ था।
इसको सिर्फ तलवार से ही मुकाबला करना था। आयरन डोम, एरो, डेविल स्लिंग जो भी हैं, ये सब जो है वो जवाब दे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक आधे से ज़्यादा मिसाइलें ईरान के निशाने पे लगी हैं, और अगर उसमें भी जो बची हुई आधी हैं उसमें भी अगर इनके चकमा देने वाले कुछ रहे होंगे, फर्जी मिसाइलें, फर्जी ड्रोन, तो वो उसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। तो इस पूरी कंडीशन में देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप की सिचुएशन दिख रही है और ईरान में फिर से वॉर के हालात हो सकते हैं। एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ, ग्रेसी, राफेल ग्रेसी आईएईए के चीफ हैं। उन्होंने 29 जून 25 को सीबीएस न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने कुछ सेंट्रीफ्यूजल प्लांट और कुछ ही महीनों में फिर से चालू करेगा वो, और फिर कुछ ही महीनों में पूरा, ये जो ग्रेसी का बयान था। जब आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो वो विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये न्यूटन का नियम है, समान मात्रा में। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके पत्थर बांध लूँ धागे में और लंगड़ घुमाऊँ तो वो बाहर की तरफ ताकत लगा रहा है पत्थर, अंदर की तरफ आप धागे से खींच रहे हो, वो विपरीत दिशा में ताकत लगा रहा है। तो जो जिस चीज़ की जितना मास होता है, जितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, बाहर की तरफ भागती है, हल्की चीज़ अंदर की तरफ रह जाती है। इस प्रक्रिया में अगर आप ये काम यूरेनियम के साथ करोगे तो यूरेनियम की अशुद्धियाँ एक तरफ हो जाएंगी और शुद्ध यूरेनियम एक तरफ आ जाएगा। तो ये जो तकनीक है इसका इस्तेमाल करके, ये सेंट्रीफ्यूजल प्लांट कहलाता है। इसका इस्तेमाल करके यूरेनियम का शुद्धिकरण किया जाता है और इनका कहना यह है कि ईरान ये अपने प्लांट दोबारा से शुरू कर सकता है। उनके हिसाब से ये जो भाई साहब है, इनकी एजेंसी पहले कुछ भी कह चुकी है, लेकिन सिचुएशन दूसरी है। इसी बीच में एक बयान और आता है और ये बयान आपको सोचने को मजबूर करता है कि बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। दिमित्री मेदवेदेव, ये बहुत सीनियर आदमी है, आप समझिए रूस में पुतिन के बाद सबसे पावरफुल यही हैं। उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी आप कह लें, और उनकी रूसी सुरक्षा परिषद के ये वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने बयान दिया 22 जून को। 22 जून को उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई भी बने बनाए न्यूक्लियर वारहेड दे देगा, यानी इसकी मिसाइल के आगे न्यूक्लियर बम वो लगाए और चला दे। ऐसे समझिए जैसे हमारे पास में बंदूक है, कारतूस तो कोई भी तुमको दे देगा। तो वो जो बयान था, उस बयान में एक चीज़ छिपी हुई थी जो संकेत देती थी कि हो ना हो ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन डेवलप की जा रही है कि कल के दिन अगर ईरान उनका इस्तेमाल करे तो किसी को शक ना हो, उसको लगे कि ये किसी और से उसने वारहेड ले लिए, रूस से ले लिया, उत्तर कोरिया से ले लिया, कहीं से चीन से ले लिया है। अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि परमाणु बम बनाने के लिए परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं होती है। तो ईरान के पास अगर 2023 से 83% शुद्ध यूरेनियम है और सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम है जिससे वो 90% बना सकता है, उससे भी पहले से बम बनाने का इंतज़ाम है उसके पास, उसके कवच हैं, सब कुछ हैं। ये सब बातें रिकॉर्ड में हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि हो ना हो 99.9% ईरान ने अपने पास में परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं। और जब पूरी दुनिया जानती है, भारत में बैठ के हम जानते हैं कि एक फोर्डो है, एक ये है, एक वो है, तो वो अपनी इतनी सेंसिटिव चीज़ वहाँ तो रखेगा नहीं, और निश्चित तौर पे उसने उसको कहीं ना कहीं रखा है। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़े लेवल पे क्लींजिंग अभियान चलाया हुआ, सफाई अभियान। इस मुहर्रम में वो इसको फिनिश कर देंगे। जितना भी मोसाद का नेटवर्क है ईरान के अंदर, और जितने उनके चमचे हैं, जितने सरकार से असहमत लोग हैं, छोटे छोटे गुट हैं, मैंने आपको बताया, तो कुछ बलूचिस्तान के बलूच हैं, कुछ कुर्द हैं, कुछ वो पुरानी राजशाही थी, राजा था पहले जो ईरान में, जिसको हटा के ये क्रांति हुई है, उसके लोग हैं। उन सब लोगों में ये देखा जा रहा है कौन कौन गद्दार हैं और किस किस ने अमेरिका से और इजराइल से सेटिंग कर रखी है। और ऐसे ही लोगों ने पिछले दिनों परमाणु वैज्ञानिकों को, दूसरे लोगों को मरवाया था। तो इनको वो सफाई कर दे रहा है, इनको जेल में डाल दे रहा है। तो पहले से मजबूत ईरान एक निकल के आने वाला है, तैयारी वो पूरी कर चुका है। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखें तो ईरान क्यों दबेगा? वो दबने वाला नहीं।
उसका हौसला बुलंद है क्योंकि उसने अभी इजराइल की छुट्टी की है, पहली चीज़। दूसरा, उसका परमाणु कार्यक्रम चलेगा और उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कहा इधर आने की जरूरत नहीं, आप निकल लो, क्योंकि तुम जासूसी करते हो अमेरिका के लिए। और उसके ऊपर ये आरोप भी है कि वो इजराइल और अमेरिका के मामले में भेदभाव बरतती है संस्था। भाई इसने तो साइन की हुई है ना टेस्ट वेन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ईरान ने। लेकिन इजराइल ने तो वो भी नहीं की हुई और हथियार बना लिया, परमाणु हथियार बना लिया, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे अभी जो सिचुएशन है इसके अंदर ये भेदभाव तो करेगी एजेंसी, इसलिए ईरान ने इसको भी बाहर कर दिया है। यानी अब कोई आदमी ये नहीं जांच सकता कि वो अंदर अपने क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, क्योंकि ये ऑडिट करने आते थे, इनको कह दिया ऑडिटर को तुम बाहर रहो, तुम्हारा काम नहीं यहाँ पे। तो जो एक सीन हमारे सामने है वो सीन ये कहता है कि ईरान बहुत मजबूत हालत में है, उसने अपने परमाणु हथियार तैयार कर लिए हैं और वो निश्चित तौर पे अभी मुहर्रम के महीने में अपने शांति से रहना चाहेगा, इम्पॉर्टेंट महीना उनके लिए। और अमेरिका में जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, बार बार एक चीज़ खड़ी की जा रही है कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ पर उनके पास परमाणु हथियार की स्थिति है जो दिखाई भी देती है, तो तुमने उसको कैसे एक प्रतीकात्मक हमला करके छोड़ दिया। तो हो सकता है इजराइल को बचाने के लिए किया हो या किसी भी स्थिति में किया हो, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी तो नहीं रहेगी ना। अगर उनकी इंटरनल खुफिया रिपोर्ट कह रही हैं कि इनका परमाणु कार्यक्रम का सारा माल मसाला बच गया, बारूद बच गई है, तो आप सोचिए कि कब तक चुप बैठ पाएगा अमेरिका। यानी इन सारे तथ्यों को अगर आप देखें, सारी परिस्थितियों को देखें, नेतन्याहू का घायल सांप वाला एटीट्यूड देखें, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ लगती है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर फिर से तनाव हो सकता है, फिर से कुछ और हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने जब अपनी मिसाइलें छोड़ी तो यही कह के छोड़ी थी कि बम बनाने वाला है, बम बनाने के नज़दीक पहुंच गया है। तो अब जो है वो अगर बम बनाने के हालात हैं तो वो जाहिर बात है ऐसा नहीं करने देगा, और ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक स्थिति है। और ये स्थिति तब ही संभलेगी जब कहीं ना कहीं कोई ईमानदार प्रयास होंगे, इस दोनों को बराबर पर्दे में रख के देखा जाएगा। और इस बीच में मैं दुआ करता हूँ कि जो 65,000 लोग मारे गए हैं जिस गाज़ा में, 65,000 मारने के बाद भी युद्ध वॉर चल रही है सालों से, यानी जीतना आज के दौर में असंभव हो गया किसी के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में शांति हो, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं ना हो, हर तरफ शांति स्थापित हो, यही एक कामना है। लेकिन ये आसार भरपूर लग रहे हैं कि हो ना हो ये चिंगारी दोबारा सुलगेगी। दोनों तरफ लोग अपनी तैयारियों में होंगे। इजराइल भी घायल है, हो सकता है वो कुछ जानकारी ले रहा हो, मोसाद कुछ जानकारी जुटा रहा हो सकता है कि अमेरिका उसके पास रसद पहुंचा रहा हो, और ईरान भी यहाँ तेज़ी से अब बगैर संकोच, बगैर लिहाज के परमाणु बम की तैयारी करेगा, क्योंकि इस अनुभव के पास उसको एक नैतिक अधिकार मिल गया है कि भैया अगर हमारे पास नहीं होगा तो तुम हमें चैन से रहने नहीं दोगे, तुम हमको नीचा दिखाना चाहते हो, तुम खामनेई को मारना चाहते हो, तुम उससे माफ़ी मंगवाना चाहते हो, उससे नाक रगड़वाना चाहते हो, उसको अपने कदमों पे देखना चाहते हो, और अमेरिका की हसरत हम पूरी नहीं होने देंगे, ये ईरान कह चुका है। उम्मीद करता हूँ एक पूरी तस्वीर आपको साफ़ हो गई होगी। साफ़ हो गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।